बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेमाटोलॉजी रफी पार्ट्स हम कर रहे हैं 12th एडिशन से। ये है, या तो किसी के पास न्यू एडिशन था तो मुझे भेज देते, मैं वहां से इसको करवा देती। मेरे पास यही एडिशन था पीडीएफ फॉर्म में। चले यहाँ पे देखते हैं। इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन बॉर्न विली ब्रांड डिजीज। यहाँ पे कुछ बातें जो बेसिक है मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताना चाहूंगी। हेमाटोलॉजी में ब्लीडिंग टाइम पीटी एपीटीटी के हवाले से, जहाँ पे पेशेंट को प्लेटलेट प्रॉब्लम हो। प्लेटलेट प्रॉब्लम है, उसमें ब्लीडिंग टाइम का इशू होगा, उसमें बीटी का, यानी कि प्लेटलेट प्लेटलेट जिस डिजीज में प्लेटलेट का इफेक्ट होगा, प्लेटलेट फंक्शन नहीं करे, प्लेटलेट प्रॉब्लम है, बीटी ज्यादा होगा, लेकिन उसमें बीटी इंक्रीज होगा। पीटी एंड एबीटीटी, ये दोनों नॉर्मल होंगे। ये नॉर्मल, एन से नॉर्मल, ठीक है। जिसमें प्लेटलेट प्रॉब्लम है उसमें ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा, पीटी एबीटीटी नॉर्मल होगा। उसके बाद जिसमें प्रॉब्लम होगा, अब प्लेटलेट प्रॉब्लम किस किस में आता है? बर्नार्ड सोलियर में आता है, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया में आता है, आईटीपी में आता है, टीटीपी में आता है। अब कोगुलेशन, जहां पे कोगुलेशन पाथवे का इशू आता है वहां पे क्या होता है कोगुलेशन वाले पाथवे में? ये भी नजर नहीं आना। जहां पे कोगुलेशन का इफेक्ट होगा वहां पे पीटी या एपीटीटी होगा। अब हमने देखना है पीटी किस में इंक्रीज होता है, एपीटीटी किस में इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें कोगुलेशन वाले में क्या होगा? बीटी नॉर्मल होगा यहाँ पे, बीटी नॉर्मल होगा, एन से नॉर्मल। लेकिन पीटी और एपीटीटी में फर्क होगा। अब हमने ये देखना होता है, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे भी नजर आता है, यहाँ पे करते हैं। ये देखिए, अब इसमें दो है कोगुलेशन में, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और इंट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है। कोगुलेशन पाथवे में एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है, बीटी दोनों में नॉर्मल है, ई से एक्सट्रिंसिक और आई से इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी रेज होता है। जहां पे एक्सट्रिंसिक पाथवे वाले फैक्टर्स का इफेक्ट होगा वहां पे पीटी रेज होगा, और जहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर का इंट्रिंसिक पाथवे में इफेक्ट होगा वहां पे पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जैसे हम एपीटीटी भी कहते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वो रेज्ड होगा, ठीक है। उसके साथ एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ दूसरी कौन सी है? वारफरीन होती है। एक्सट्रिंसिक पाथवे प्लस वारफरीन का भी सेम इफेक्ट, वारफरीन में भी पीटी रेज होता है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे के साथ पीटीटी रेज होने के साथ हेपारिन में भी क्या रेज होता है? एपीटीटी रेज होता है। हेपारिन यहाँ पे एच हेपारिन, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में होगा, बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो जाती हैं इससे, कि जहाँ पे प्लेटलेट प्रॉब्लम होगा ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा और पीटी एबीटीटी नॉर्मल होगा। जहाँ पे कोगुलेशन में इन्फेक्ट आएगा वहां पे पीटी और एबीटीटी नॉर्मल हो, पीटी और एबीटीटी इन्वॉल्व हो सकता है। पीटी और एबीटीटी में इन्वॉल्व होने में नेक्स्ट देखना है कि एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे के फैक्टर्स इन्वॉल्व है या इंट्रिंसिक पाथवे के इन्वॉल्व है। जहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वहां पे पीटी रेज होगा, और वारफिन भी सेम इफेक्ट करती है क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ है। उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे में पीटीटी यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम या पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम रेज होता है, और हेपारिन भी यही रेज करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा साथ में एडिशनली बता दूं, क्योंकि हमने उस टाइम पे एनीमिया आई थिंक तो ज्यादा देखे थे, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में और इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर्स कौन से होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर्स कौन से आते हैं? फैक्टर 12, सॉरी फैक्टर 7 आता है। फैक्टर 7 पीटी रेज होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या आता है? इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं, पीटीटी रेज होता है इसमें 12 9, 12 11 9, ये आते हैं किसमें? इंट्रिंसिक पाथवे में। और जो कॉमन पाथवे होता है उसमें दोनों चीजें रेज होती हैं। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फैक्टर 10 5, यानी कि थ्रोम्बिन आ जाता है, फाइब्रिनोजिन आ जाता है। ये जो कॉमन पाथवे है उसमें पीटीए पीटी दोनों चीजें रेज होती हैं। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें फैक्टर 7 इन्वॉल्व होता है, पीटी रेज होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें फैक्टर 12 11 9
इन्वॉल्व होता है, फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, उसमें पीटीटी रेस्ट होता है। ये है इसका थोड़ी सी कंसेप्ट। उसके बाद हम बस रफिया अब देखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसने ये पॉइंट ऐड किया हुआ है एडिशनली कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में बताया हुआ हीमोफीलिया में क्या होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। आपको पता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में एनीमिया से क्वेश्चन आता होता है हर ऑलमोस्ट जिसमें स्पेशलिटी का एग्जाम होता है। पैथो के पैथोलॉजी के जैसे भी इस पैथोलॉजी उसमें तो आते ही आते हैं ब्लड से, बाकी सारी स्पेशलिटीज में भी ब्लड से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको इतना मायनर नहीं समझना। इसकी जो बेसिक चीजें हैं, हमें हीमोफीलिया बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता इसका क्वेश्चन, फिर वो नेक्स्ट आगे जाके पूछता है इसकी उसके साथ कॉम्प्लिकेशन के साथ। हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया सी फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। इंट्रिंसिक इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन वॉन विलिब्रांड डेफिशिएंसी में क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम रेज होता है। अब वॉन विलिब्रांड डेफिशिएंसी में दो चीजें रेज होती है, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देती हूँ कि वॉन विलिब्रांड डिजीज में एक तो रेज होता है ब्लीडिंग टाइम रेज होता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट होता है, दूसरा पीटीटी रेज होता है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम रेज होता है क्योंकि जो वॉन विलिब्रांड फैक्टर है वो प्रोटेक्ट फैक्टर है, या कैरी कर रहा था फैक्टर 8 को। और फैक्टर 8 किस पाथवे के साथ है, कौन से कोगुलेशन पाथवे के साथ है फैक्टर 8? फैक्टर 8 इंट्रिंसिक पाथवे के साथ है, तो इसमें पीटीटी भी रेज होता है जहाँ पे वॉन विलिब्रांड डेफिशिएंसी होती है। ये यहाँ पे सिर्फ उसने इस लाइन के साथ इसने बीटी रेज इसलिए लिखा होगा कि जिसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें सिर्फ वॉन विलिब्रांड डेफिशिएंसी, ठीक है। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखें हेपरिन का मैं बता रही थी, हेपरिन में हेपरिन का मैकेनिज्म इन्फेक्शन माइंड में होना चाहिए। हेपरिन कैसे एक्ट करती है? ये थ्रम्बन को इनहिबिट करती है, फैक्टर 7, 9, 10, 11 और 12 को इनहिबिट करती है। तो इसमें प्राइमरली क्या चीज रेज होती है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम रेज होता है। कौन सा रेज होता है? इंट्रिंसिक पाथवे वाला। प्लेटलेट काउंट इसमें नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है। आगे जाके हेपरिन फिर ये पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम को भी रेज करती है, लेकिन मेनली जो इसका इफेक्ट है प्राइमरली वो एपीटीटी के साथ है। लिवर डिजीज में पीटी एपीटीटी दोनों चीजें रेज होती हैं क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर जो लिवर डिजीज में सिंथेसाइज नहीं हो रहे थे, प्लेटलेट काउंट भी कभी कभी डिक्रीज हो जाता है, और जब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है तो तब क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है, और एएसटी भी रेज होता है लिवर डिजीज में। विटामिन के डेफिशिएंसी में पीटी रेज होता है, एपीटीटी भी रेज होता है, लेकिन प्राइमरली इसमें पार्शियल सॉरी प्रोथर्मल टाइम रेज होता है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल है। हीमोफीलिया में पीटी नॉर्मल होता है क्योंकि इसमें एपीटीटी रेज होता है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होता है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 8 किसके साथ होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के साथ होता है, तो इसमें पीटीटी रेज होता है। वॉन विलिब्रांड डिजीज में पीटी नॉर्मल होता है। वॉन विलिब्रांड डिजीज में क्या होता है, पीटी नॉर्मल होता है और एपीटीटी रेज होता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है। ब्लीडिंग टाइम क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि वॉन विलिब्रांड फैक्टर की जहाँ पे डिजीज होती है वहाँ पे वॉन विलिब्रांड डेफिशिएंसी जहाँ पे होती है वहाँ पे पीटीटी रेज होता है। और इसमें वॉन विलिब्रांड के डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में डिफेक्ट आता है, क्योंकि प्लेटलेट ने वॉन विलिब्रांड फैक्टर के साथ एडिशन करनी होती है, और जब वॉन विलिब्रांड फैक्टर नहीं होगा तो प्लेटलेट की एडिशन नहीं होगी, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लेटलेट का भी साथ में इशू बन रहा है, तो बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम रेज होगा। और क्या चीज रेज होगी साथ में, पीटीटी रेज होगा। उसके साथ है हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हर्ष जिसे हम कहते हैं। ये किस में होती है, इसके फीचर यहीं पे बता देती है। टिपिकली ये चिल्ड्रन में प्रेजेंट कर दी होती है। प्रीडोमिनेंट काज किससे होती है, शीगा टॉक्सिन से। शीगा टॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, इक्वलाई से। इक्वलाई के कौन से फैक्टर से प्रोड्यूस हो रहा था, कौन से स्पीशीज से प्रोड्यूस हो रहा था, सीरोटाइप से। इक्वलाई के शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शियस सीरोटाइप O157H7 से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जिससे पर इसमें क्या होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन काज करता है। जब ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन काज करता है तो इसकी वजह से कौन सा ट्राइएड आता है पेशेंट में, ट्राइएड आता है पेशेंट में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, माइक्रोएंजियोपैथिक ह्यूमिलिटी के
सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ह्यूमिलिटी गिरेमिक सिंड्रोम का बता रही थी कि ये देखिए काश सीगा टॉक्सिन से होता है, ई लाइक O157S7 होता है, चिल्ड्रन में ये होता है। उसके साथ इसका जो ट्राइगेड है मैं वो बता रही थी। ट्राइगेड इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, क्योंकि जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो वहां पे प्लेटलेट की थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होती है और प्लेटलेट कंज्यूम हो जाते हैं, जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। माइक्रो एंजियोपेथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है। माइक्रो एंजियोपेथिक हिमोलिटिक एनीमिया वही कहते हैं कि वेसल्स की, सॉरी एक मिनट। सॉरी, वो बच्चे शोर कर रहे थे तो इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा। आप लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही है तो मुझे बता देना, ठीक है। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का बता दिया, माइक्रो एंजियोपेथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है, साथ में रीनल फेलियर भी होता है इस पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी के साथ। और इसके साथ एडिशनल हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, एडिशनल हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के साथ ब्लडी डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। उसके बाद है पीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इसमें पीटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल होता है, एपीटीटी भी नॉर्मल होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। जब प्लेटलेट काउंट का इशू है तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। इसमें भी सेम फीचर आते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइक्रोएंजियोपेथिक हेमोलिटिक एनीमिया। एडिशनल ये आते हैं कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स साथ में आते हैं, हेडेक, कंफ्यूजन, सॉरी फोकल डेफिसिट एंड डिफेक्ट्स, सीजर, रीनल फेलियर और साथ में फीवर होता है। और इसमें डेफिशिएंसी किसकी होती है, इसमें क्या होती है, टिपिकली ये फीमेल में होता है। इनहिबिशन या डेफिशिएंसी किस चीज की होती है, TS13, यहाँ पे उसने लिख दिया है एडम TS13 है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का मेटालोप्रोटीज है और ये डिग्रेड कर रहा होता है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के मल्टीमर्स को। जब इसकी डेफिशिएंसी आती है या इसकी इनहिबिशन हो जाती है एडम TS13 की, तो ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के मल्टीमर्स को डिग्रेड नहीं करता। वॉन विलिब्रेंड के फैक्टर के जब मल्टीमर डिग्रेड नहीं होते तो लार्ज वॉन विलिब्रेंड फैक्टर्स के मल्टीमर्स ही रहते हैं, लार्ज नंबर के मल्टीमर्स ज्यादा लार्ज बनते रहते हैं। और इससे प्लेटलेट एडहीजन ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेशन ज्यादा हो जाती है, जैसे माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, इसमें पीटी नॉर्मल होता है, पीटीटी भी नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम डिक्रीज है, सॉरी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। इडियोपैथिक सॉरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के जो क्वेश्चन आता होता है इसमें होता क्या है कि इसमें एंटी GP2B3A जो होती है ना, GP2B3A एक प्रोटीन होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है, जिसकी वजह से जब उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, यानी कि प्लेटलेट के ऊपर GP2B3A के अगेंस्ट एंटीबॉडीज लगी हुई थी प्लेटलेट के साथ, जब वही प्लेटलेट स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लीन उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसके मैक्रोफेज उसको फेगोसाइटोस कर देते हैं। इडियोपैथिक भी होती है और सेकेंडरी टू ऑटोइम्यून डिजीज या वायरल इलनेस, HIV, HCV, मिलिग्नेंसी के बाद भी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा, जो ITP का क्वेश्चन आता है उसमें मोस्टली उसने हिस्ट्री में मेंशन किया होता है कि पेशेंट ने वायरल उसको सॉरी उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसकी वैक्सीन हुई है किसी डिजीज के अगेंस्ट, तो उसमें ITP होती है। DIC जो है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसमें सारी चीजें डिरेंज हो जाती हैं, यानी कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, यहाँ पे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, पीटी एपीटीटी भी रेज हो जाता है और ब्लीडिंग टाइम भी रेज हो जाता है। जो इसके फाइंडिंग्स है वो इसमें डी डाइमर ज्यादा होते हैं, फाइब्रिन उसके साथ क्या चीज ज्यादा होती है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं।
अब यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेते हैं। सिबलिंग्स आल्सो हैव ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकल स्टम्प बेस्ट टेस्ट, यानी कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, तो इसमें पेशेंट को क्या होगा? एपीटीटी इसका रेज होगा। पीटीटी क्यों रेज होगा? क्योंकि ये हीमोफीलिया का इसको सस्पेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफीलिया? हीमोफीलिया में एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इन द पेशेंट विद हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट ऑफ फैक्टर 8? फैक्ट हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, और फैक्टर 8 का कौन सा यूनिट होता है? एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। या फिर उसको देखें कि कौन सा इसका दूसरा नाम क्या है? फैक्टर 8 लाइट चेन की डेफिशिएंसी होती है। क्लासिक हीमोफीलिया ड्यू टू किस लिए होता है? क्लासिक हीमोफीलिया होता है फैक्टर 8 स्मॉल कंपोनेंट की डेफिशिएंसी से। अब बॉय हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसिडुअस टीथ, नो इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, बीच क्लासिक हीमोफीलिया फैक्टर इज मिसिंग? क्लासिक हीमोफीलिया में डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट की, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट होता है। काज ऑफ हीमोफीलिया डिक्रीज द फैक्टर 8, नो द वर्ड डिक्रीज, यानी कि काज ऑफ हीमोफीलिया क्या है? डिक्रीज होती है। इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है, एब्सेंस नहीं होता है। ये बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। उसके साथ है काज ऑफ, सॉरी, which of the following is present in acute episode of joint pain in hemophilic child? hemophilic child में acute episode of joint pain की होती है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की वजह से होती है। उसके बाद है 2 year old boy has brought to the hospital for circumcision. There is a history of excessive bleeding from umbilical stump at the time of birth. Two cousins bleed profusely after circumcision by the surgeon. The blood test was most likely to give the clue the diagnosis. अब उसमें ये कहा कि हमें पता है यहाँ पे क्या, किस चीज के एक्सट्रिंसिक फैक्टर की, सॉरी, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पीटीटी रेज होता है। तो हमने पीटीटी को चेक करना होता है कि पीटीटी रेस तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिनेरियो उसमें फैमिली हिस्ट्री भी है और इसमें कजन्स की हिस्ट्री है, यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के सिम्टम्स की, सॉरी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की हिस्ट्री कोरिलेट कर रही है। और उसमें क्या होता है? फैक्टर रेट जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो डेफिशिएंट होता है। अ पेशेंट विद हेमोफीलिया ए ट्रीटमेंट क्या होगी? क्रायोप्रेसिपिटेट। व्हाट विच विल द लीस्ट लाइकली काज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम? लीस्ट लाइकली काज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम की क्या है? इंक्रीज, सॉरी, deficiency of factor 9. A young boy presented with purpura, RBC, WBC, platelet normal, PT, bleeding time normal, clotting time prolonged. He, uh, he is suffering from हेमोफीलिया ए है कि उसमें क्या चीज है? पर्परा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उसमें नॉर्मल है, पीटी पीटीटी, ब्लीडिंग टाइम इसमें नॉर्मल है, क्लॉटिंग टाइम prolonged है, हेमोफीलिया है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिरेज्ड एपीटीटी एंड नॉर्मल पीटी क्या है? फैक्टर 8 इनहिबिटर। अब इसमें यहाँ पे ये देखें, डिरेज्ड एपीटीटी और नॉर्मल पीटी के साथ इसका ये आंसर होना चाहिए कि यहाँ पे हीमोफीलिया ए है या फिर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। अब इसमें फैक्टर 8 का इनहिबिटर उसने मेंशन किया, इसका पूरा सॉरी कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बात बता रही थी यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिरेज्ड एपीटीटी या नॉर्मल पीटी का क्या है? कि फैक्टर 8 इनहिबिटर है।
अगर नॉर्मल पर्सन हम जैसे पढ़ रहे हैं, इसका हम हमारे माइंड में यही आता है कि एपीटीटी रेंज ज्यादा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, और पीटी नॉर्मल होता है मोस्ट लाइकली। इसमें हमें जैसे पीछे क्वेश्चन देखे हैं तो इसमें तो हीमोफीलिया ए या फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अब जो एमसीक्यू था उसमें जो बाकी ऑप्शन थे उसमें से मोस्ट सुटेबल यही था कि फैक्टर 8 का इनहिबिटर है, ठीक है। इसलिए इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे फैक्टर 8 का इनहिबिटर ही क्यों आंसर है, हीमोफीलिया ए या फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी क्यों आंसर है। ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल इन फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी जब होती है ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हीमोफीलिया ए सॉरी हीमोफीलिया के लिए फैक्टर 8 कैसे है, क्योंकि मोस्टली यही प्रेजेंट कर रहा होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के साथ। A boy with swollen left knee has excessive bleeding after circumcision. Which test should be done to confirm the diagnosis? फैक्टर 8 ऐसे है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हीमोफीलिया के लिए फैक्टर 8 ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे पीछे भी एक सिनेरियो देखा था, उसका मैं आप लोगों को साथ में बता देती हूँ, कंपेरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट टू क्लू द डायग्नोसिस, इसने क्लू द डायग्नोसिस या इनिशियल टेस्ट जहाँ पे मेंशन किया हो वहां पे हम एपीटीटी कर सकते हैं। जहाँ पे उसने लिखा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है बताएं, या कंफर्म डायग्नोसिस के लिए, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट बताएं, तो फैक्टर 8 ऐसे है। अब पेशेंट विद द पीटी नॉर्मल 14 सेकंड इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट इंक्रीज एपीटीटी 60 नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एंड गिव्स द ब्लीडिंग हिस्ट्री। डायग्नोसिस क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे है क्योंकि इसमें एपीटीटी रेज्ड है। A patient with purpura lab shows APTT prolonged PT and BT normal cause factor 8 deficiency की APTT prolonged और इसमें factor 8 की deficiency होती है। A 6-year-old boy presented with painful tender swollen knee joints for past 6 months. He gives the history of profuse bleeding during circumcision with no family history positive. Most appropriate investigation to reach the diagnosis would be factor 8 ऐसे है। क्लासिक हीमोफीलिया इज कास्ड बाय, क्लासिक हीमोफीलिया किससे होता है, फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट से, या फैक्टर 8 माइनर या फैक्टर 8 लाइट चेन से, पीछे देख लिए। इसके बाद है DIC से सिनेरियो, प्रेग्नेंट फीमेल हैज सिंगल vaginal delivery at home in the village. After delivery she complains of vaginal and gum bleed. Her platelets and HB are low, TLC raised, PTA prolonged diagnosis। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा था अभी कि वहां पे प्लेटलेट भी डिक्रीज होंगे, ब्लीडिंग टाइम भी डिस्टर्ब होगा, और उसके साथ पीटी और एपीटीटी दोनों चीजें prolong होंगी। उसके साथ पीछे उसने सिम्टम बता दिए हैं कि वेजाइनल डिलीवरी हुई है और वो भी उसके विलेज में हुई है, तो उसके पीछे काज भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो मोस्ट लाइकली इसमें पेशेंट को क्या है, डीआईसी है। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इलिसिटिंग डीआईसी। इलिसिटिंग डीआईसी के लिए टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, क्योंकि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो बाद में डीआईसी को इलिसिट करवा देता है अगर प्रॉपर उसकी क्लीनिंग और ये सारी चीजें पेशेंट में फैक्टर हो पहले से कोई। सिनेरियो विद द ग्राम नेगेटिव सेप्सिस एंड ब्लीडिंग डायथिसिस। ब्लीडिंग डायथिसिस का मतलब यह है कि उसके प्लेटलेट काउंट और उसके पीटी पीटीटी ब्लीडिंग टाइम रेंज है, उसके साथ सेप्सिस की हिस्ट्री है, तो डीआईसी है। Septic shock scenario was given in which patient has bruises and D-dimer was raised, possible cause of this। D-dimer किस में रेज होते हैं, डीआईसी में रेज होते हैं। In the burn patient fever hypotension and bleeding diathesis, what is diagnosis। burn patient है उसमें फीवर है, हाइपोटेंशन है, ब्लीडिंग डायथिसिस, डीआईसी है। कि इसमें एक सेप्सिस के साथ मोस्टली की प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट। यहाँ भी उसने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, उसने जनरल डिलीवरी इन द विलेज मेंशन कर दिया, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि शॉक है पेशेंट को। A child with a fever, leukocytosis, petechiae. After splenectomy, his lab showed PT and APTT, prolonged thrombocytopenia and increased fibrin degradation product, diagnosis DIC है। Patient diagnosed as a DIC, which of the following most useful for diagnosing DIC। DIC की डायग्नोसिस के लिए हम प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट चेक करते हैं। A child has undergone splenectomy, now present with epistaxis and multiple petechiae over the body. Which of the following is most likely। इसमें यानी कि एपिस्टैक्सिस मेंशन किया कर दिया और मल्टीपल petechiae और स्प्लीनेक्टमी के बाद है, तो मोस्ट लाइकली स्प्लीनेक्टमी के बाद पेशेंट को डीआईसी पीटी पीटीटी उसका रेज है, पीटी भी रेज है और साथ में डी डायमर्स रेज है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीआईसी अभी पीछे देखे, पीटी और पीटीटी दोनों चीजें रेज होती हैं, उसके साथ प्लेटलेट दो होते हैं।
A child PT and APTT normal but prolonged bleeding time जिसमें ज्यादा prolong होता है, इसमें प्लेटलेट का इशू होता है, तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पड़ता है। मेनोरेजिया एपिस्टैक्सिस बोन मैरो शोज इंक्रीज मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स इंक्रीज किस में होते हैं? आईटीबी में मेगाकैरियोसाइट्स इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बोन मैरो रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्लेटलेट्स के कम होने को, क्योंकि हम बोन मैरो चेक करते हैं कि कहीं बोन मैरो में तो इश्यू नहीं है, वहां से प्लेटलेट प्रोडक्शन तो कम नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, तो इसलिए हम बोन मैरो में देख रहे हैं वहाँ पे मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। 7 month pregnant female with chronic ITP now have ecchymosis and epistaxis. Her platelet count 5 into 10 is full dose steroid. What is the next best treatment? तो इसमें से प्रीनेक्टमी या नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही। 18-year-old girl presented with epistaxis and menorrhagia on bone marrow aspirate. There is hyperplasia of megakaryocyte. Hyperplasia of megakaryocytes किस में होता है? आईटीपी में होता है। नॉर्मल पीटी एंड एपीटीटी ओनली। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है पेशेंट में, पीटी एपीटीटी नॉर्मल होता है। ये किसका है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का फीचर है, सॉरी। उसके साथ है a child has often on bruises, epistaxis increase BT, PT and APTT normal immune thrombocytopenia. 60-year female with petechiae, easy bruising, no family history, positive factor क्या diagnosis में ITP है। I5-year boy comes with the overnight petechial spots 2 weeks back. He had history of abdominal pain and no hepatosplenomegaly। उसने क्या है कि 5-year-old बॉय है, उसको ओवरनाइट petechial spots हैं, 2 weeks बैक उसको हिस्ट्री है कि उसको abdominal पेन था, यानी कि उसको प्रीवियस कोई हिस्ट्री है एब्डोमिनल पेन के साथ, और एब्डोमिनल पेन के साथ हिस्ट्री के साथ उसको क्या है, हिस्ट्री के बाद उसको टीके स्प्रेड हुए, तो मे भी उसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ हो या कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ हो, उसके साथ वायरल कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक करता है। अभी यहाँ पे सिनेरियो है 9 month old girl vaccinated 2 weeks back, no develops rash all over the body and fever, CBC reveals HB13, WBC 6 into 10, decrease platelet preference में shows large platelet treatment जहाँ पे peripherals में नजर आते हैं immune thrombocytopenia purpura। A young girl presented with history of gum bleed, peripheral space shows giant platelets and total platelet count 85K, WBC count is 5 into 10, likely diagnosis Bernard Zolliger। अब यहाँ पे देखें कि पेशेंट हैविंग गम ब्लीड, नॉर्मल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट, परफल्स में शोज लार्ज प्लेटलेट एंड काउंट 45,000। आईटीपी देयर इज मार्क, जहाँ पे मार्क डिक्रीज होगा वहाँ पे क्या होगा? दिस मार्क डिक्रीज इन प्लेटलेट, जहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा वहाँ पे आईटीपी है। और बर्नार्ड सोलियर में या तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा या मॉडरेटली डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। जिसमें ज्यादा डिक्रीज होगा प्लेटलेट काउंट वहाँ पे आईटीपी होगा। अजान सुन लें। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है? यंग गर्ल हैज ब्लीडिंग प्रॉब्लम विद हर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, sorry, young girl having bleeding problem with brother suffering from same problem, laboratory investigation reveals increased bleeding time
पीटी नॉर्मल पीटी एपीटीटी रेस नॉर्मल प्लेटलेट व्हाट इज द फैक्टर डेफिशिएंसी की ब्लीडिंग टाइम भी रेट है और एपीटीटी भी रेट है। सिर्फ एक ही कंडीशन आती है जहाँ पे प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है लेकिन ब्लीडिंग टाइम रेस्ड हो और एपीटीटी रेस्ड हो वन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी में यंग बॉय प्रेजेंट विद ब्लीडिंग लैब शोज बीटी इंक्रीज एपीटीटी इंक्रीज प्लेटलेट काउंट नॉर्मल। तो प्लेटलेट नॉर्मल है लेकिन बीटी और एपीटीटी इंक्रीज होता है वन विलिब्रेंट डिजीज में। अ पेशेंट विद बीटी इंक्रीज एपीटीटी इंक्रीज नॉर्मल पीटी प्लेटलेट काउंट 180,000 which of the following most likely born with Williams disease है। most common inherited bleeding disorder कौन सी है? born with Williams disease है। a child on the list for an orthopedic surgical procedure mother gives the strong bleeding family history in the male and female from the maternal side। उसने क्या है कि maternal side से मेल और फीमेल दोनों की हिस्ट्री है। तो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कौन सी है? born with Williams disease की है जिसमें पीटी नॉर्मल है एबीटीटी और ब्लीडिंग टाइम रेस्ट है और मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है तो born with Williams disease है। A 5-year old child present with repeated episode of epistaxis and complete blood show HB10 normal बीटी मोर देन 20 मिनट्स एपीटीटी 28 सेकंड व्हाट इज द डायग्नोसिस। अब इसमें ये क्या है कि ब्लीडिंग टाइम उसका रेज है और एपीटीटी भी रेज है वॉन विलिब्रेंट डिजीज है। अ पेशेंट विद लिवर सिरोसिस नीड्स ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी। लिवर सिरोसिस है ट्रांसफ्यूजन सर्जरी उसको कौन से ट्रांसफ्यूजन करेंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा करेंगे। न्यू बॉर्न विद नॉर्मल ब्लीडिंग Newborn with normal bleeding time, prolonged PT and prolonged APTT most likely causes vitamin K deficiency है। PT prolonged in PT किसमें परथ्रोम्बन टाइम किसमें prolonged होता है? लिवर डिजीज में। PT मॉनिटरिंग इन यूजफुल इन इसमें हम विटामिन के क्योंकि लिवर में विटामिन के थ्रू जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर होते हैं इनएक्टिवेट फैक्टर होते हैं कोगुलेशन पाथवे के वो एक्टिवेट होते हैं किसमें? लीवर में। अब अगर लीवर से वो विटामिन के थ्रू एक्टिवेट नहीं हो रहे तो उससे पीटी पर डेफिशिएंसी हो जाती है और पीटी प्रोलॉन्ग हो जाता है। अ चाइल्ड जस्ट बोर्न हैज ब्लड इन स्टूल्स विद इंक्रीज पीटी एंड एपीटी बट नॉर्मल बीटी। इसमें क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें क्या होता है उसका गट फ्लोरा डेवलप नहीं हुआ होता विटामिन के फॉर्मेशन नहीं हो रही होती तो उसमें डेफिशिएंसी किस चीज की होती है? विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। फ्रेगमेंटेड आरबीसीज अलोंग विद फीवर एंड अल्टर मेंटल स्टेटस फीवर के साथ आरबीसीज के फ्रेगमेंट यानी कि शिस्टोसाइट्स और अल्टर मेंटल स्टेटस टीटीपी का होता है थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद है which clotting factor deficiency causes coagulation rather than the bleeding। कौन सी ऐसी clotting factor deficiency जो coagulation cause करती है bleeding के बजाय जिसकी deficiency factor 12 है सिर्फ। फैक्टर 5 दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ हेरिडिटी हेमोफीलिया हेरिडिटी थ्रोम्बोफीलिया की जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है वो है फैक्टर 5 लेयरिंग की डिजीज। फेमिलियल सिंड्रोम है अकरिंग मोस्ट ऑफन इन द एडोलेसेंट और यंग वुमेन एडोलेसेंट और यंग वुमेन में होती है दिस इज ड्यू टू abnormal फैक्टर 5 की abnormality की वजह से होती है। Also known as hereditary resistance to activated protein C। इसको हम hereditary resistance to activated protein C भी कहते हैं। Antiphospholipid antibody syndrome this is prothrombotic disorder is characterized by autoantibodies directed against the phospholipid। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या होता है कि थ्रोम्बोटिक प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज होती है ऑटो एंटीबॉडीज को फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट स्टार्ट किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है मोस्ट कॉमनली एसएलई में होती है। डायग्नोज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस आर्टीरियल और वेनस हिस्ट्री होती है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अलोंग विद डिफाइनिंग कि पेशेंट को हिस्ट्री होती है उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की उसके साथ थ्रोम्बोसिस होती है आर्टीरियल भी और वेनस भी। इसमें फाइंडिंग में हमें लिपोस एंटीकोगुलेंट मिल रहा होता है अलोंग विद अबॉर्शन। उसके बाद लिपोस एंटीकोगुलेंट इसमें होता है ईपीटीटी रेज होता है एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी एंटी बीटा 2 का ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी होती है। प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी में डिक्रीज एबिलिटी टू इनएक्टिवेट द फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8। प्रोटीन सी और एस क्या करती हैं इनएक्टिवेट एक्टिवेट कर रही होती हैं प्रोटीन सी और एस क्या करती हैं इनएक्टिवेट कर रही थी फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को। और जब प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी होती है तो इनएक्टिवेशन नहीं होती किसकी इनएक्टिवेशन नहीं होती प्रोटीन फैक्टर 5 और फैक्टर 8 डे की। इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोटिक स्किन नेक्रोसिस विद द हेमरेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वारफेरिन। इसमें किस चीज का थ्रोम्बोटिक स्किन नेक्रोसिस का ज्यादा रिस्क हो जाता है जब हम पेशेंट को वारफेरिन देते हैं अगर उसमें पहले ही प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी हो तो पेशेंट में थ्रोम्बोटिक स्किन नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
इफ दिस occurs during the protein C deficiency, अगर हमने पेशेंट को वार्फरिन दिया, स्किन नेक्रोसिस स्टार्ट में स्टार्ट होगी क्या, तो इसको पहले सोचना चाहिए कि पेशेंट को प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन सी कैंसर या प्रोटीन सी स्टॉप कोगुलेशन को स्टॉप कर देते हैं। विद क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी काज कोगुलेशन रेदर देन ब्लीडिंग, के कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से कोगुलेशन होती है, डेफिशिएंसी कोगुलेशन होती है, ब्लीडिंग काज नहीं होती। फैक्टर 12, a young pregnant lady with a history of recurrent abortion and thrombosis, recurrent abortion की हिस्ट्री और थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री किसमें, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में क्या है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। वाइल मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में क्या है, वाइल मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इस फैक्टर 5 लेयरिन है। पेशेंट ऑन वार्फरिन फॉर 2 days डेवलप कैम्बोसिस, जिसमें कैम्बोसिस या नेक्रोसिस के नेक्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाए, उसमें प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी होती है अगर हम पेशेंट को वार्फरिन दे रहे हैं। उसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्वायर्ड थ्रोम्बोसिस, मोस्ट कॉमन काज एक्वायर्ड थ्रोम्बोसिस की क्या है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। 25 ईयर प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद रिकरेंट अबॉर्शन एंड थ्रोम्बोसिस, रिकरेंट अबॉर्शन एंड थ्रोम्बोसिस डायग्नोसिस एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमन प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन, मोस्ट कॉमन प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन किसमें हो रही होती है, फैक्टर 5 लेयर, इनकी जो मोस्ट कॉमन क्या है, प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन है। एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी किसमें हम चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में हम चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद है इंटेंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर इफ वी ट्रांसफ्यूज, इसमें क्या है कि रिएक्शन कैसे होता है, जब हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव का हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें इंटेंस रिएक्शन होता है। अगर ए पॉजिटिव में हम ओ नेगेटिव देते हैं तो क्या होता है, उसमें इंटेंस रिएक्शन होता है। जनरल रूल्स में देखिए कि ओ नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है बट कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सिर्फ ये ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव दे सबको सकता है। ऑल्सो रिमेंबर ओ पॉजिटिव कैन ओनली रिसीव फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। ए बी पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैन के उसमें सारे ब्लड ग्रुप्स अपने आप को ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, पॉजिटिव कैन गिव ओनली पॉजिटिव को हम पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव की बात यह है कि हम पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, और नेगेटिव की क्या बात है, नेगेटिव सिर्फ हम नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी। एंटी एच एंटीबॉडीज आल्सो सॉरी आर सीन इन, एंटी एच एंटीबॉडीज किसमें होती है, ब्लड ग्रुप ओ एच है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो होते हैं आर एच और ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, इसलिए हम यही पढ़ते हैं ज्यादा। बाकी जैसे ब्लड ग्रुप ओ एच भी है, कैल एंटीबॉडीज के साथ ब्लड ग्रुप होता है, तो ये भी होते हैं। ए बी जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकते हैं, वैसे हमने ये उसमें पिछले लेक्चर में हिमाटोलॉजी के कर लिए थे, हमें जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करवा देते हैं। ए बी पॉजिटिव दे किसको सकते हैं, पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। ए ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ले किससे सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, नेगेटिव से ले सकता है, और पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। क्योंकि पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ दे पॉजिटिव को सकता है, लेकिन वो ले दोनों से ही सकता है। ए बी पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को, और बी पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव और बी ए बी पॉजिटिव को। और जो बी पॉजिटिव है वो रिसीव किससे कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रिसीव कर सकते हैं, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव बी ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से। ए बी पॉजिटिव से ही डोनेट कर सकता है और यूनिवर्सली रिसीव कर सकता है फ्रॉम एन अदर, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ये रिसीव किससे कर सकता है, बट रिसीव से सिर्फ कर सकता है ओ नेगेटिव से। ओ पॉजिटिव ऑल एक्सेप्ट ओ नेगेटिव, ओ ओ ओ पॉजिटिव जो है वो ऑल एक्सेप्ट ओ नेगेटिव, बाकी सबसे ये डोनेट कर सकता है एक्सेप्ट ओ नेगेटिव के, बिकॉज पॉजिटिव को हम नेगेटिव को नहीं दे सकते। ऑल एक्सेप्ट ओ नेगेटिव को ओ पॉजिटिव जो है हम सबको डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते। और रिसीव किससे कर सकते हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से कर सकता है। ए नेगेटिव सिर्फ डोनेट सबको कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को, यहाँ पे देखिए उसने पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप दोनों मेंशन किए, लेकिन सिर्फ रिसीव नेगेटिव वाले से करेगा। इसी तरह बी नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव कैसे कर सकता है, नेगेटिव वाले से। ए बी नेगेटिव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, नेगेटिव से सिर्फ।
रिगार्डिंग मदर विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मदर में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो बोथ एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इन हर ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या मतलब, ओ का क्या मतलब है कि उसमें एंटीजन नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज भी होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगी, और दूसरा ऊपर से नेगेटिव है उसमें आर एच एंटीबॉडी भी नहीं होगी। एंटी एच एंटीबॉडीज किस में होती है, ब्लड ग्रुप ओ एच में होती है। रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप, द ब्लड ग्रुप ओ वी है विच आर द फॉलोइंग एंटीजन ऑन आरबीसी। अभी पीछे मैंने बताया ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होती, नाइदर ए नाइदर बी एंटीजन। एंटीजन ऑन द आरबीसी अपेयर ऑन विच वीक इन द फीटस 20। उसने कहा है कि आरबीसी में एंटीजन जो होती है किस वीक में अपेयर होती है, 20 वीक्स में। रिगार्डिंग ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में क्या होता है, उस ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होती है उसके ऊपर, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी बी एंटीबॉडी होती है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप विद नो एग्लूटिनेंस, ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एग्लूटिनेंट नहीं होता, ए बी है, यानी कि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ए बी है, क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं। ऊपर हमारा रह गया पीपल विद ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और मोस्ट लाइकली टू डेवलप, यानी कि कुछ ब्लड ग्रुप्स के साथ कुछ डिजीज स्पेसिफिक होती है, इसलिए ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक होता है। ब्लड एग्लूटिनिन इन एब्सेंट विच आर द फॉलोइंग, ए बी पॉजिटिव में ब्लड एग्लूटिनिन एब्सेंट होता है। A mother with the blood group O has baby with AB patient. Pair of this baby got exchange in nursery with her baby, but which what test can be done to confirm the baby in their parents? इसमें फिनो बम्बे टाइपिंग हम करते हैं उसकी ब्लड ग्रुपिंग चेक करने के लिए। उसके बाद है इनका क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप ओ इन द 47% इसमें होता है। ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है 37% होता है, ओ नेगेटिव कितना होता है, 8, टोटल 45, यानी कि 8% में कितना ओ नेगेटिव 8% में होता है, और 37% में ओ पॉजिटिव होता है। ब्लड एग्लूटिनिन इन एब्सेंट विच आर द फॉलोइंग, ब्लड एग्लूटिनिन एब्सेंट किस में होता है, ए बी पॉजिटिव में एब्सेंट होता है। अ यंग वुमन इन द लेबर रूम रिक्वायर्स, इन द लेबर रूम रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर ब्लड सैंपल्स वर वर सेंट टू द लेबोरेटरी, our blood sample are sent to the laboratory for blood group cross-match. The laboratory reports and her red cells are agglutinated with the anti-sera of A and D, while her serum agglutinating with the B। इसने ये क्या है कि ब्लड सैंपल हमने लिया है, उसमें जो सेल्स हैं उनको हमने एग्लूटिनेट किसके साथ किया है, ए के साथ, और उसके सीरम को ग्लूटिनेट किसके साथ किया है, बी के साथ। तो इसके ये मतलब पता चल रहा है कि ए जो ब्लड सेल्स हैं वो ग्लूटिनेट हुए हैं एंटी सीरा, यानी कि उसमें जो रेड ब्लड सेल्स थे उसके ऊपर एंटीजन ए थी, और हमने सीरम में भी उसको एंटीबॉडी ए के साथ डाला है तो ग्लूटिनेट हो गया। इसका मतलब है कि ए ब्लड ए एंटीजन है उस आरबीसी के ऊपर, और सीरम में एंटी बी एंटीबॉडीज होगी जब हमने सीरम में एंटी बी, और उसके सीरम ने एग्लूटिनेटिंग बी सेल्स, और उसके सीरम में जब हमने बी सेल्स डाले तो क्योंकि बी जो बी आरबीसीज होंगे उनके ऊपर एंटीजन बी होगी, और वो बी सीरम जिसमें एंटीबॉडी बी होगी उसके साथ वो ग्लूटिनेट कर जाएगी। तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसमें ए ब्लड ग्रुप है, और आर एच डी उसमें, सॉरी उसके साथ उसने कहा है कि उसका एंटी सीरा उस डी के साथ भी ग्लूटिनेट कर गया है, इसका मतलब है उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ब्लड सेल ग्लूटिनेट विद द सेम ब्लड ग्रुप एंटी सीरा, इसने याद रखा कि ब्लड सेल जो होते हैं वो सेम ब्लड ग्रुपिंग के एंटी सीरा के साथ करते हैं, कि इसमें अगर ब्लड ग्रुप ए है और उसमें हमने एंटी सीरा भी ए डाल दिया तो उसके साथ ग्लूटिनेट कर देंगे। लाइक इफ द सेल्स ग्लूटिनेट विद द एंटी सीरा है देन द ब्लड ग्रुप इज ए, इफ द सेल्स ग्लूटिनेट विद द एंटी डी देन इट्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, ये पॉजिटिव एग्लूटिनेशन है, सो इट इज आल्सो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। Patient presented with the serum severe trauma and he has lost huge blood. There is no sorry, he has lost huge blood. There is no blood group matched available. Which of the following can be given emergency situation में हम कौन सा ब्लड ग्रुप देते हैं, और नेगेटिव। अब ब्लड ग्रुप टाइप विद नो ग्लूटिनिन ग्लूटिनोजिन्स आर एच एंड आर एच फैक्टर, उसने कहा है कि उसमें ग्लूटिनोजिन ग्लूटिनिन कोई भी नहीं है, कि उसमें एंटीजन एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, आर एच फैक्टर भी नहीं है, ओ नेगेटिव है। ब्लड ग्लूटिनोजिन्स, ब्लड ग्लूटिनोजिन्स का मतलब ये है कि जो एंटीजन जिसको हम कह रहे होते हैं वो कहाँ पे होती है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होती है।
उसके बाद है एन ओल्ड मैन प्रेजेंट विद पेलर एंड जॉन्डिस फॉर विच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज स्टार्टेड आफ्टर विच ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ डार्क यूरिन। उसने क्या है कि पेशेंट को जॉन्डिस और पेलर है, हमने उसको ट्रांसफ्यूजन दी है, उसके बाद हुआ है और वो कंप्लेन करेगा उसको डार्क कलर का यूरिन है, इसका मतलब हेमोलिटिक रिएक्शन हो गया। न्यू बॉर्न बेबी विद एनीमिक फॉर विच ही रिसीव्ड ट्रांसफ्यूज्ड he received exchange transfusion. After 10 days, he developed diarrhea and rash on arms spreading to the body. के पेशेंट को 10 दिन बाद डायरिया और आर्म्स पे रैश बनना शुरू हो गया। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, दिस इज आल्सो कॉल्ड, हम इसे ये भी कह सकते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। Baby went through the exchange transfusion due to ABO disease of newborn. 10 days later, he developed arrhythmia on palms, taste, bilirubin, AST, and also diarrhea. What is the most likely cause? Cause इसकी क्या होगी? Graft versus host disease. Blood is warmed up to 37 degrees before transfusion. Transfusion से पहले उसको 37 डिग्री करते हैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट के लिए कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। सारी चीजें हो गई हैं। चले, रफी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। कोई पार्ट ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।